आज का अपना विषय है कोविड के बाद की सावधानियां। इस विषय पर बात करने के लिए आने वाले हैं डॉक्टर आनंद गजानन फाटक। डॉक्टर फाटक सर मूलतः महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से है। उन्होंने अपनी वैद्यकीय शिक्षा पूरी करने के बाद वनवासी कल्याण आश्रम का पूर्णकालिक रूप से काम किया है। दुलिया जिले में वारसा में उन्होंने प्रैक्टिस की। उसके बाद अभी वो डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालय में वरिष्ठ डॉक्टर हैं। गत 30 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज का वो अपना विषय रखने वाले हैं। मैं डॉक्टर जी से विनती करता हूं कि वो अपना विषय रखें। धन्यवाद। नमस्ते, राम राम, जय सिया राम। आज हम लोग कोरोना या कोविड-19 की बीमारी के बाद में जब कोई पेशेंट घर आता है हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर, तो उसके बाद में क्या क्या करना चाहिए इसकी जानकारी लेने के लिए हम लोग आज बात करेंगे। आपको ये पता है कि 100 में से करीब 80 या 85% जो पेशेंट होते हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनको ज़्यादातर घर में ही रखा जाता है और घर में उनका मॉनिटरिंग होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। डॉक्टर आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें देखना है और क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, ये डॉक्टर आपको बताते हैं। कुछ 10 या 15% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। उनमें से भी करीब 5% लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन लगता है। ये ऑक्सीजन देने के भी कई तरीके होते हैं। या तो सिर्फ नाक को ऑक्सीजन लगेगी, या तो एक मास्क से ऑक्सीजन दी जाएगी, या उस मास्क को नीचे एक बैग भी लटका हुआ रहता है, उससे भी ऑक्सीजन दिया जा सकता है। और इतने से अगर काम नहीं चला, फिर भी खून का ऑक्सीजन का लेवल कम ही रहा, तो फिर पेशेंट को अगले वेंटिलेटर की तरफ जाना पड़ता है और उसको वेंटिलेटर लगाना पड़ता है। तो जब ऐसे जिसको ऑक्सीजन लगा था ऐसे पेशेंट को भी घर को छुट्टी करते हैं, या जिसको ऑक्सीजन नहीं लगा था ऐसे भी पेशेंट को जब हॉस्पिटल से छुट्टी होता है, तो घर जाने के बाद कुछ सावधानियां बरतनी होती है, कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं। जब कोरोना की बीमारी पहले दिन शुरुआत हुई थी, जब किसी को खांसी था, बुखार था, बहुत थकान थी, भूख नहीं लग रही थी, ऐसे कई सारे लक्षण हो सकते हैं, तो वो पहला दिन पकड़ते हुए 14 दिन तक ये जो पेशेंट है वो दूसरों के लिए हानिकारक रह सकता है। इस पेशेंट की वजह से बाकी लोगों में बीमारियां फैल सकती है। विशेषतः ये कोरोना की जो बीमारी है वो फैल सकती है। लेकिन 14 दिन तक अस्पताल में किसी पेशेंट को रखते नहीं हैं, ज़्यादातर 9 या 10 दिन तक ही हॉस्पिटल में पेशेंट को रखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीमारी के 10 दिन खत्म होने के बाद जब पेशेंट को छुट्टी मिलेगा, वो अपने घर जाएगा, तो अगले कम से कम 4 या 7 दिन उसको घर में अलग से रहना है, बाकी लोगों से मिलना जुलना नहीं है। हो सके तो उसका खान पान, उसका जो प्रातः विधि कहते हैं, वो सारा अलग रखना है, घर के किसी के साथ मिलना जुलना नहीं है। अगर ऐसी सुविधा नहीं है तो कम से कम ये तो देखना पड़ेगा कि हर बार जब वो घर के किसी से मिलेगा तो मास्क लगाएगा, मास्क निकालेगा नहीं, और जब किसी से बात करेगा तो कम से कम 6 फुट की दूरी रखना है, 6 फीट की दूरी रखना है। और वो खाना उनके साथ नहीं खाएगा, क्योंकि जब वो खाना खाएगा तब वो अपना मास्क उतारेगा, उसके बगैर खाना नहीं खा सकता। तो इसलिए जब वो मास्क उतार के खाना खाएगा तब उसको सबसे दूर रहना है, कम से कम 6 फीट की दूरी तो रखना ही है। दूसरी बात यह है कि शरीर का जो ऑक्सीजन का लेवल कम होता है वो ज़्यादातर दूसरे हफ्ते में कम होता है, और हॉस्पिटल से जो तो छुट्टी 10वें दिन ही मिल गई है। तो कुछ थोड़े बहुत पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको ये हो सकता है कि घर को जाने के बाद शरीर के ऑक्सीजन का लेवल कम हो सके। वो कैसे पहचानना है? तो बहुत ही 2 सिंपल सी बातें आज हम आपको बताएंगे जिससे कि आप ये कर सकते हैं। एक तो पल्स ऑक्सीमीटर का यूज कैसे करना है वो आपको बताएंगे। हर गांव में जो आशा दीदी आपके गांव में रहेगी उसके पास शायद ये पल्स ऑक्सीमीटर रहेगा। उसको कैसे यूज करना है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, वो आज हम आपको बताएंगे। क्योंकि पल्स ऑक्सीमीटर के कई सारे अलग अलग प्रकार होते हैं, तो मैं आपको ये पहला पल्स ऑक्सीमीटर बता रहा हूँ जो मैंने अपनी उंगली को लगाया है।
आप अगर देखोगे तो नीले कलर में आपको नीचे एक ग्राफ दिख रहा है जो ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है, और ऊपर आपको थोड़े देर के बाद जब वो ग्राफ अच्छी तरह से आने लगेगा तब आपको ऊपर कुछ दो फिगर्स दिखेंगे। ये फिगर्स आप देख रहे हैं अभी। ये जो 71 70 बता रहा है वो अपने नाड़ी की नब्ज का रेट है, 1 मिनट में कितने बार मेरा दिल धड़क रहा है उसका वो रेट है। और दूसरा जो बता रहा है 99, वो मेरे खून का ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसा है ये बताता है। अभी ये ग्राफ नीचे वाला जब तक नहीं आता तब तक ये जो बताएगा वो ठीक नहीं रहेगा, इसलिए इसको लगाने के बाद ये देखना है कि वो जो ग्राफ है वो ग्राफ ठीक से आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब वो ग्राफ ठीक से आएगा तभी ये जो फिगर बता रहा है ये सही बताएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरा दिल 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है और मेरे खून का जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 99% बता रहा है। ये अगर 92 से कम बताता है, 90 से कम बताता है तो गड़बड़ है और हमको फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। दूसरा पल्स ऑक्सीमीटर मैं बताता हूं, ये थोड़ा सा अलग है, ये शायद ज्यादातर ग्रामीण अंचलों में यही देखने को मिलेगा। तो आप इसे देख सकते हैं कि इसमें ये साइड को आपको एक कॉलम दिख रहा है जो नीचे ऊपर कर रहा है, और वो जब तक नीचे ऊपर ठीक से नहीं होता तब तक जो रीडिंग बताएगा वो रीडिंग सही नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं कि वो कॉलम नीचे ऊपर हो रहा है और मेरा दिल अभी 75 के स्पीड से धड़क रहा है 1 मिनट में, और खून का जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 99% बता रहा है। तो दो बातों को देखना है। नंबर एक, वो कॉलम नीचे ऊपर होता है क्या? कुछ पल्स ऑक्सीमीटर में कॉलम नहीं रहेगा, एक ग्राफ आएगा, और वो ग्राफ अगर जब तक सही तरीके से नीचे ऊपर नहीं होता तब तक जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग सही नहीं रहेगी। तो ये देख के ही पल्स ऑक्सीमीटर का रीडिंग देखना है। कभी कभी पल्स ऑक्सीमीटर लगाते बराबर वो सही रीडिंग नहीं बताता है और लोग डर जाते हैं, इसलिए थोड़ी देर रुकना है। वो ग्राफ जब तक ठीक से नहीं आता और ये कॉलम जब तक ठीक से मूव नहीं होता, नीचे ऊपर नहीं होता, तब तक रीडिंग जो है वो रीडिंग सही नहीं रहेगा। और अगर हमको हमारे मन में ये शक आता है, किसी पेशेंट को हमने ये देखा है, तो आसपास वाला जो देख रहा है उसने अपने उंगली के साथ लगा के फिर से देखना है। ये हो सकता है कि पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन कम बता रहा है, लेकिन आपको अगर कुछ बीमारी नहीं है, आप उस गांव के आरोग्य रक्षक है, आप उस गांव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं लोगों के आरोग्य को संभालने की, तो तुरंत आपको ये करना है कि आपके हाथ को सैनिटाइज करके ये पल्स ऑक्सीमीटर आपके हाथ को लगाना है और देखना है कि पेशेंट को लगाने के बाद और आपको लगाने के बाद उसमें कुछ डिफरेंस है क्या। क्योंकि पेशेंट में वो 92 बता सकता है, 90 बता सकता है, आप में नहीं बताएगा। तो इस तरह से क्रॉस चेक करके देखना है कि ये पल्स ऑक्सीमीटर सही काम कर रहा है कि नहीं। तो इससे हमको ये जानकारी मिलेगी कि जब पेशेंट घर आया है, डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपको ये पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन का सैचुरेशन देखते रहना है। तो ये हो सकता है कि जैसे अभी आपने देखा मेरा 99 बता रहा था पल्स ऑक्सीमीटर पे, तो उसके बाद में मेरे को ये करना है कि अगर मेरे को दिल की बीमारी नहीं है, मेरे को दमे की शिकायत नहीं है और मैं चल सकता हूं, तो मेरे को 6 मिनट तक लगातार चलना है। पहले पल्स ऑक्सीमीटर लगा के ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना है वो रिकॉर्ड करना है। उसके बाद में मेरे को ये करना है कि 6 मिनट तक बगैर रुके मेरे को चलना है, और चलने के बाद 6 मिनट के बाद फिर से एक बार मेरे को सैचुरेशन देखना है। यूं समझिए कि पहले मेरा सैचुरेशन 99 बता रहा था, 99 बता रहा था, और 6 मिनट चलने के बाद अगर मेरा सैचुरेशन 3 से ज्यादा कम होता है, यूं कि 99 बता रहा था, 99 बता रहा था, वो 96 या 95 के नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मैं अभी भी बीमार हूं और मेरे को ज्यादा चलना नहीं चाहिए। और ये सैचुरेशन चलने के बाद अगर 92 से कम आ रहा है तो मेरे को डॉक्टर को जाके मिलना चाहिए कि 6 मिनट चलने के बाद मेरा सैचुरेशन 92 से कम हो रहा है। लेकिन 92 से ऊपर रह रहा है, लेकिन 3% से ज्यादा ड्रॉप हो रहा है, कम हो रहा है,
तो फिर भी मेरे को ज़्यादा चलना नहीं है, मेरे को ज़्यादा जिसमें दिक्कत होगी ऐसे काम नहीं करना है, ज़्यादा वजन नहीं उठाना है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है, ये सारा ध्यान में रखना है। तो इस तरह से जो पेशेंट घर होके हॉस्पिटल से घर आया है, छुट्टी लेके आया है, 10 दिन वहां पे रहा है, उसको कम से कम 7 दिन तक इस तरह से अलग रहना है, हो सके तो अलग रूम में रहना है, नहाना धोना सब अलग रूम में करना है, खाना खाते समय जब हम लोग मास्क उतारेंगे तब सबसे दूर रहना है, ये सारी प्रिकॉशंस हमको देना है। ये भी हो सकता है कि कुछ पेशेंट्स को शक्कर की या डायबिटीज की बीमारी हो। आजकल ये देखने में आ रहा है कि जिनको कोरोना या कोविड का बीमारी हो के घर पे आए हैं और जिनको डायबिटीज का बीमारी है, हॉस्पिटल में कभी कभी जब एडमिट रहते हैं तब कुछ ऐसी दवाएं दी जा सकती है जिससे शुगर बढ़ता है, शक्कर का लेवल बढ़ता है। तो ऐसे कुछ पेशेंट्स में आजकल कुछ फंगल इन्फेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। ये फंगल इन्फेक्शंस बड़े खतरनाक साबित हो रहे हैं और वो छुट्टी होने के बाद पहले, दूसरे या तीसरे या चौथे हफ्ते तक भी हो सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स कैसे पहचाने कि मेरे को कहीं ये फंगल इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है? तो ये म्यूकोरमाइकोसिस करके जो सबसे ज्यादा कॉमन फंगल इन्फेक्शन दिख रहा है फिलहाल, वो नाक में से सांस के साथ या दांतों में से, अपने मुंह में से शरीर में एंट्री करता है। तो वो ज्यादातर हमारे नाक और नाक के आजू बाजू में जगह होती है, यहाँ पे जो जगह होती है उसमें वो फंगस जाके बैठता है। दांतों के नीचे वाले, ऊपर वाले हिस्से में भी वो जाके बैठता है। तो क्या दिक्कतें आएगी, क्या तकलीफें चालू हो जाएंगी? तो किसी को नाक बंद लगेगा, किसी के नाक में से खून जैसा कुछ बाहर आ रहा है, किसी को दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, किसी का दांत दर्द कर रहा है, किसी के दांत पहले हिलते नहीं थे, अभी हिलना चालू हो गया है। इस तरह की कोई भी तकलीफ अगर किसी को घर जाने के बाद अगले 1 से 4 हफ्तों में होती है तो तुरंत ये काम करना चाहिए कि शक्कर जांच करना चाहिए। शक्कर अगर ज्यादा है या कम भी है और ये सारी तकलीफें हो रही है तो तुरंत किसी कान नाक गले के डॉक्टर को जाके मिलना है या दांतों के डॉक्टर को जाके मिलना है। ये तकलीफ होने के बाद, ये बीमारियां, ये जो मैंने कहा फंगल इन्फेक्शन की बीमारियां हैं, ये बड़ी खतरनाक है। इसका डायग्नोसिस जल्दी होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए फिर से हो सकता है ऐसे पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़े। तो इसलिए मैंने जो 4-5 चीज़ें कही, नाक बंद हो गया है, सर्दी जैसा लग रहा है, सिर दर्द हो रहा है, यहाँ पे भी दर्द हो रहा है, दांतों में दर्द हो रहा है, दांत हिल रहे हैं जो पहले हिल नहीं रहे थे, और थोड़ा सा बुखार जैसा लग रहा है, इसमें से कोई भी आपको लक्षण दिखते हैं तो तुरंत ज़्यादा इंतज़ार मत करिए, कान नाक गले के डॉक्टर साहब को, नहीं तो दांतों के डॉक्टर साहब को आपको जाके बताना है। अब जो पेशेंट कोरोना की बीमारी से अच्छे होके घर आए हैं तो इनका ये जिम्मेवारी बनता है, क्योंकि अभी उनको थोड़ी सी जानकारी है, हॉस्पिटल में थे तो उनको कुछ पता है इस बीमारी के बारे में, तो ये हमारा फर्ज बनता है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने गांव के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को इस तरह से शिक्षित किया जाए कि ये कोरोना का बीमारी कैसे फैलता है और वो नहीं फैलना इसलिए क्या जरूरी लेना है। वही है जानकारी, सबको पता है, रेडियो पे, टेलीविजन पे बार बार ये सरकारी की तरफ से आपको जानकारी मिल रही है। मास्क बार बार लगाना चाहिए, घर से कोई भी बाहर निकले तो वो मास्क लगा के ही बाहर निकले, बगैर मास्क के अपने घर के बाहर किसी को भी निकलना नहीं है। कोई मंडियों में जा रहा है, खरीदारी करने के लिए जा रहा है, कुछ बेचने के लिए जा रहा है, तो मास्क लगाना बहुत जरूरी है। जहां बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहां 2 लोगों में कम से कम 6 फीट का दूरी रखना है। आप किसी टेबल को, कुर्सी को हाथ लगा रहे हैं तो वो टेबल कुर्सी पे कोरोना के जंतु हो सकते हैं, जीवाणु हो सकते हैं। उसको हाथ लगाने के बाद आपको तुरंत कुछ देर के बाद साबुन से और पानी से आपको अपने हाथ धोना है। बगैर धोए अपने मुंह को, नाक को, बालों को हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि इससे वो टेबल पे जो जंतु था, विषाणु था कोरोना का, वो मेरे नाक में आएगा, मेरे चेहरे पर आएगा, मेरे आंखों पे जाएगा, मेरे बालों पे जाएगा और इसी तरह से कोरोना फैलता है। इसलिए भीड़ भाड़ वाले एरिया में, मंडी में, बाजार में जब हम लोग जाएंगे तब कहीं पे भी हाथ लगाने के बाद उसको साबुन से धोना है।
मास्क लगाना है, 6 फुट की दूरी रखना है। आप सबको पता है सरकार ने उसका वैक्सीन दिया है, निकाला है। अभी धीरे धीरे सारे भारतवर्ष में ये वैक्सीन देने का एक बहुत दुनिया का सबसे बड़ा मुहिम फिलहाल चल रहा है। तो हमको चाहिए कि ये बीमारी हमको ना हो, इसलिए अपने गांव के, अपने आसपास के लोगों को आपको ये समझाना होगा कि ये जो वैक्सीन है 2 डोज उसके लेने होते हैं। पहला डोज लेने के बाद कम से कम 4 हफ्ते के बाद या कभी कभी 12 हफ्ते के बाद वो वैक्सीन आप सबको लेना है। तो अभी तो फिलहाल जो 18 साल की उम्र से ज्यादा है उन्हीं को ये वैक्सीन मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे वैक्सीन वो सब तरफ जाएगा, सरकारी दवाखानों में ये उपलब्ध होगा, अवेलेबल होगा, तब सबको ये चाहिए कि वहां पर जाके ये वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। और शायद आपको याद ना रहे, ऐसा ना करना। पहला डोज लेने के बाद तभी आपको वहां पूछ लेना है कि मुझे दूसरा डोज कब लगवाना है, और याद रखते हुए दूसरा डोज लगवाना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कोविड की बीमारी ये एक अपने राष्ट्र पर राष्ट्रीय संकट है। इस संकट की बेला में सिर्फ डॉक्टर्स, सिर्फ नर्सेस, सिर्फ सरकारी अस्पताल के लोग काम करेंगे तो हम इसको पराजित नहीं कर सकते। ये हम सर्वसामान्य लोगों की जिम्मेवारी भी है कि इसको पराजित करने में हमारा भी उसमें कुछ सहयोग चाहिए। मैं समझता हूँ ये जानकारी लेने के बाद अगर हम संकल्प लेते हैं कि हम पूरे भारतवर्ष के लोग इसको पराजित करके रहेंगे और इस संकल्प को हम सिद्धि तक लेके जाते हैं, तो मैं समझता हूँ पूरा भारतवर्ष एकजुट होकर इसके खिलाफ खड़ा रहेगा और इस कोविड की बीमारी को पराजित कर सकेंगे। राम राम, नमस्ते, जय सिया राम।